हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का study.com पर। मैं ज्योति शर्मा आप सभी लोगों का study.com पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर मेरे साथ आप सभी लोग पढ़ रहे हैं पटवार के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसमें आपका जैव विविधता वाला टॉपिक भी आता है। तो हमने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर ली है। अब हम जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि जैव विविधता से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं। जैव विविधता में आपका जो बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी आपके देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालती है, क्या कोई वन रिपोर्ट भी आती है, बिल्कुल देखेंगे। क्या कोई नेशनल पार्क भी हमारे इसके अंदर है, वो भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, पूरा इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे परिदृश्य में इसको पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके पश्चात आते हैं हमारे टॉपिक पर। टॉपिक क्या है अपना, देखिए पिछली क्लास में हमने जैव विविधता के बारे में पढ़ लिया था कि इसको मापने की जैव विविधता के प्रकार जो होते हैं, जीवों की जो विविधता आपके पर्यावरण में पाई जाती है उसे आप क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता को मापते कैसे हैं, पहला पॉइंट क्या था आपका, आनुवांशिक विविधता। क्या था, आनुवांशिक जैव विविधता। दूसरा क्या था आपका, सामुदायिक या पारितंत्रीय जैव विविधता, सामुदायिक या पारितंत्र जैव विविधता। थर्ड वन जो आपका था वो क्या था, प्रजातीय जैव विविधता। तीसरा क्या था आपका, प्रजातीय जैव विविधता। तो जैव विविधता के ये क्या थे, आपके तीन प्रकार थे, इनके बारे में आपने ठीक से पढ़ लिया है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट क्या है कि जैव विविधता को मापते किससे हैं, जैव विविधता का मापन किससे किया जाता है। ये जैव विविधता के प्रकार थे। अब पढ़ेंगे हम जैव विविधता का मापन, मेजरमेंट ऑफ जैव विविधता। तो टॉपिक डालिएगा आप, जैव विविधता का मापन, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये मेजरमेंट किससे किया जाता है, तो दोस्तों इससे प्रश्न पूछ सकते हैं। आरएस प्री 2018 में भी इससे प्रश्न पूछा है। आपके जो एलडीसी 2018 के पेपर हुए थे उनमें भी इस तरह से एक प्रश्न उठ के आया है कि जैव विविधता का मापन किस प्रकार से करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसका मेजरमेंट आप तीन विधियों से करते हैं। पहली विधि को आप क्या कहते हैं, अल्फा जैव विविधता। पहली को क्या कहते हैं, अल्फा जैव विविधता कहते हैं। तो देखिए पहली अल्फा जैव विविधता में क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ आपका जो है मेजरमेंट आप कर रहे हो जैव विविधता का। तो एक बात जो आपको इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जैव विविधता का मापन करते समय आपको दो बिंदुओं पर बिल्कुल आवश्यकता होती है। वो बिंदु क्या होता है, पहला बिंदु है आपका जीवों की संख्या। किसकी जानकारी रखनी होती है, जीवों की संख्या की जानकारी रखनी होती है। ठीक है भाई, जैव विविधता माप रहे हो मतलब जीवों में किस प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, उनके प्रजाति स्तर पर, उनके आनुवांशिक स्तर पर, उनके पारितंत्रीय स्तर पर। ठीक है, तो उन जीवों की संख्या में निकालनी है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो दूसरा पॉइंट क्या है कि उनका समता का अध्ययन करना है, उनकी समता का अध्ययन करना है। अब देखिए यहाँ पर आप जीवों की संख्या तो आप सबको समझ में आ गया है, लेकिन ये समता का अध्ययन क्या होता है, ये समता क्या होती है, ये आप सब लोग सोच रहे होंगे क्या है। तो देखिएगा, अगर मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, जिस पारितंत्र में, ये कोई पारितंत्र है आपका, इकोसिस्टम है, इस पारितंत्र में जीवों के मध्य समता क्या है, कम है, और भिन्नता क्या है, ज़्यादा है। समता और भिन्नता दो अपोजिट वर्ड्स हैं। तो समता तो क्या है आपकी, कम है, और भिन्नता क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो जीव पाए जाएंगे उन जीव की कुछ ही प्रजातियों की जो क्या है वो ज़्यादा होगा, उनका विकास ज़्यादा होगा। अगर समता कम है तो मतलब क्या हुआ होगा, पारितंत्र में जीवों की कुछ ही प्रजातियों का विकास होता है।
क्या होता है कि आपका जो पारितंत्र है उस पारितंत्र में जीवों की कुछ ही प्रजातियों का विकास होता है, बाकी प्रजातियों में क्या आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है, वो प्रजातियों का विकास कम होगा, 2-3 स्पेसीज होगी वो आपकी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। तो मतलब देखता है क्या है, समता का अध्ययन में हम इनडायरेक्टली किसका अध्ययन करते हैं, जो आपका समता का अध्ययन है, इस समता के अध्ययन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जीवों के विकास क्रम का। किसका, जीवों के विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, आप जैव विविधता का मापन कर रहे हो, जैव विविधता के मापन के लिए आपको 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, और वो 2 बिंदु क्या क्या है आपके, जीवों की संख्या और समता का अध्ययन, जीवों का विकास का अध्ययन। ठीक है, कंप्लीट है वो। अब आते हैं अल्फा जैव विविधता पर। किस पर आते हैं, अल्फा जैव विविधता पर आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अल्फा विविधता क्या होती है। ठीक है, अब देखिए ना, ध्यान से समझिएगा इस बात को। आप क्या कर रहे हो, जैव विविधता को माप रहे हो, किसी एक फिक्स्ड आपका पारितंत्र आपने ले लिया, उसमें आप जैव विविधता को माप रहे हो। यदि आपने उस पारितंत्र में, यदि पारितंत्र में, परिभाषा लिख रही हूं मैं साथ के साथ, यदि पारितंत्र में जीवों की संख्या को मापा जाए, किसको मापा जाए, सिर्फ और सिर्फ जीवों की संख्या को यदि मापा जाए तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा आपके अल्फा जैव विविधता में। किस में आएगा, आपके अल्फा जैव विविधता में आएगा वो। अब यहाँ पर देखिएगा, अल्फा जो विविधता है, किसकी, अल्फा जैव विविधता है, ये किसकी संख्या है, ये जीवों की संख्या भी कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो, प्रजातियों की संख्या भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रजातियों की संख्या भी कह सकते हो आप इसे, और आप इसे जीवों की संख्या भी कह सकते हो। ठीक है, एक जीवों की संख्या होगी, प्रजातियों की संख्या के अंतर्गत आएगी। तो ये क्या होगी आपकी अल्फा विविधता, क्या होगी, अल्फा जैव विविधता होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, हो गया है आपका। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं हम, बीटा विविधता। ये अल्फा विविधता है। देखिए अभी साथ में तीनों को एक साथ और लिख के बता दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बात कर रहे हैं हम बीटा विविधता की। किसकी बात कर रहे हैं, बीटा की। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, बीटा विविधता। जो आप बी लिखते हो अल्फाबेटिक, उस बी का ये जो लाइन है इसको थोड़ा बड़ा करना है, इसे आप बोलते हो बीटा। इंग्लिश में भी बीटा ही कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। बीटा विविधता क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए बीटा विविधता जो होती है आपकी जो पर्यावरणीय प्रवणता है, ध्यान से सुनना इस टर्म को, पर्यावरणीय प्रवणता के साथ, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के साथ जीवों की संख्या में, या इसको इस प्रकार से लिखिए आप, दूसरा टर्म बता देती हूं मैं आपको, पर्यावरणीय प्रवणता के साथ प्रजातियों में परिवर्तन विविधता के साथ ज्ञात किया जाता है। मतलब आपको एनवायरमेंटल ग्रेडियंट की तुलना किससे करनी है, आपकी विविधता के साथ। जो आपकी पर्यावरणीय विविधता है उसके साथ आपको पर्यावरणीय प्रवणता की तुलना करनी है। क्या है ये, पर्यावरणीय प्रवणता की तुलना किसके साथ करनी है, आपको विविधता के साथ करनी है। किसमें, प्रजातियों में परिवर्तन, अगर आप पर्यावरणीय प्रवणता में और विविधता के बीच में हो रहा है तो यहाँ पर ये देखिए विविधता तो आपको समझ में आता है, लेकिन ये प्रवणता क्या है, ये एनवायरमेंटल ग्रेडियंट क्या है, तो ये पर्यावरणीय प्रवणता जो है उसको भी हम समझेंगे। यहाँ पर ये बीटा विविधता सबको समझ में आई है। अब देखिए पर्यावरणीय प्रवणता क्या होती है, इसे आप क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट इसे कहते हैं। ये क्या होता है तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो ध्यान देना, इस प्रकार से क्या आपकी पर्वत चोटियां होती है, बिल्कुल होती है। इसका दूसरा मैं बता रही हूँ कि ये है आपकी क्या, पृथ्वी। इसके मध्य से क्या जा रही है, भूमध्य रेखा। क्या जा रही है, भूमध्य रेखा जा रही है, इक्वेटर जा रही है। इससे ऊपर की ओर जाएंगे तो उच्च अक्षांश आएंगे, बिल्कुल आएंगे उच्च अक्षांश।
भाई 0 डिग्री से पोल्स जो है, पोल कितने पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। अगर नीचे जाएंगे तो भी 90 डिग्री आएगा, निम्न उच्च अक्षांश होंगे। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से आप उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं, 0 डिग्री से उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो क्या आपकी जो जैव विविधता है वो कम होती जाती है? बिल्कुल होती जाती है। अरे भाई, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहाँ पढ़ा था हमने? विषुवतरेखीय क्षेत्र। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा था हमारा? ब्राजील था। बिल्कुल पढ़ा था ये बात। तो देखिए, यहाँ से अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हो तो आपकी जो क्या है, कम होती जाती है, जैव विविधता कम होती जाती है। तो प्रवणता क्या होती है? उच्च अक्षांशों एवं निम्न अक्षांशों के मध्य जैव विविधता का अंतर, या जिस दर से वो जैव विविधता कम होती है, जीवों की संख्या में जिस दर से परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाती है? आपकी पर्यावरणीय प्रवणता कहलाती है। इसको यदि हम एक पर्वत के सीन में देखें तो यहाँ पर पर्वत की चोटी पर जैव विविधता कम पाई जाती है, जबकि ये जो वैली होती है, पर्वतों के बीच में जो घाटियां होती है, उन घाटियों में आपकी जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। ये क्लियर है सबको? पर्यावरणीय प्रवणता को भी मैं लिखाऊंगी, यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया है। ये क्लियर है आपका? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से। ठीक है, अब देखिएगा नंबर 3 है इसमें गामा विविधता। पर्यावरणीय प्रवणता की अभी बिल्कुल परिभाषा भी लिखेंगे हम और इसको और समझेंगे अच्छे से, ठीक है? नंबर 3 यहां पर लिख लेना आप सभी लोग। नंबर 3 क्या है आपका? गामा विविधता। ये जो प्रतीक मैंने बनाया है इसे आप क्या कहते हैं? गामा कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसको इस प्रकार से गामा हो जाएगा, ठीक है? ये गामा विविधता क्या होती है तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो गामा विविधता होती है, ये अल्फा विविधता और बीटा विविधता का क्या होती है? गुणनफल होती है। मतलब जीवों की संख्या जो आप अल्फा विविधता में निकाल रहे थे, प्रजातियों की संख्या, और जो बीटा विविधता में आप निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे बीटा विविधता में? पर्यावरणीय प्रवणता के साथ प्रजातियों की जो परिवर्तन है, प्रजातियों की संख्या में जो परिवर्तन आ रहा है, उसकी क्या कर रहे थे? तुलना कर रहे थे, और उस तुलना से आप क्या निकाल रहे थे? बीटा विविधता। तो अल्फा विविधता, यहां पर मैं लिख रही हूं अल्फा विविधता एवं बीटा विविधता के मध्य का गुणनफल, अल्फा विविधता एवं बीटा विविधता का गुणनफल क्या कहलाएगा आपका? गामा विविधता। क्या कहलाता है? गामा विविधता कहलाता है। मतलब इसमें आप क्या करते हो? प्रजातियों की संख्या भी निकालते हो, प्रजातियों की संख्या ये भी ज्ञात करते हो। इसमें आप प्रजातियों का विकास भी देखते हो, प्रजातियों के विकास का आकलन भी करते हो, और इसी जैव विविधता में आप गामा विविधता में ही क्या करते हो? पर्यावरणीय जो आपकी प्रवणता है, पर्यावरणीय प्रवणता है, इस पर्यावरणीय प्रवणता के साथ तुलना भी करते हो। क्या करते हो? कंपैरिजन भी करते हो, तुलना भी करते हो, ठीक है? ये क्लियर है आप सभी का? गामा विविधता, इसका ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। फिर पढ़ते हैं हम पर्यावरणीय प्रवणता क्या होती है। आपका ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी या एनवायरमेंटल ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है? हो गया है आपका। अब देखिए यहाँ पर मैं आ गई, जैव विविधता का मापन की 3 विधियां हो गई है हमारी। जैव विविधता का जो शब्दावली है ये किसने दी थी? ईओ विल्सन ने दी थी 1988 में। ये हमारी बात पिछली क्लास में हो चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय प्रवणता क्या होती है, या आपका ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो हेडिंग डालिएगा सभी लोग, पर्यावरणीय प्रवणता। क्या हेडिंग डालना है? पर्यावरणीय प्रवणता हेडिंग डालना है। ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी या एनवायरमेंटल ग्रेडियंट आप इसे कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। हमने इस प्रकार से पृथ्वी की शेप पढ़ी थी, थोड़ा गोल नहीं बना है, इसको गोल बनाने का ट्राई करते हैं।
ओके, कुछ इस प्रकार से आपकी पृथ्वी की शेप है। मान लीजिए ये क्या है, आपकी विषुवत रेखा है, 0 डिग्री है। यहाँ पर क्या होते हैं, आपके पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर ध्रुव होते हैं या पोल्स होते हैं, जो कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पे, दोनों साइड पाए जाते हैं। बिल्कुल, ये बात सही है। इसके बीच बीच में क्या आपके यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ पर 66.5 डिग्री, इसे आप 23.5 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में वापस से वही 30 डिग्री और यहाँ पर 66.5 डिग्री। ये बात हमारी हो गई थी। तो क्या 0 डिग्री से जब आप ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो क्या डिग्री बढ़ती जा रही है, आपके एंगल का मान बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप उच्च अक्षांशों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो भी उच्च अक्षांश होंगे, और अगर आप यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो भी क्या होंगे, उच्च अक्षांश होंगे। दोनों ही तरफ क्या है, आपके उच्च अक्षांश है। ये नॉर्थ पोल के हो जाएंगे और ये किसके हो जाएंगे, आपके साउथ पोल के हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये बात करी थी कि इस विषुवत रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता इस विषुवत रेखा पर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, ये भी हमने बात कर ली थी, क्योंकि इसका जो दैनिक वार्षिक तापांतर है वो कितना होता है, या दैनिक वार्षिक ताप होता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम कहें जैव विविधता के विकास के लिए जो उपयुक्त परिस्थितियाँ होती है, जलवायुवीय या वातावरणीय, या फिर हम कहें कि जो आपका जलवायु परिवर्तन वगैरह जितने भी मुद्दे हैं वो यहीं पर सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर है। आपकी जो जलवायु घटनाएं, वातावरणीय परिस्थितियां सारी इसको सपोर्ट करती है जैव विविधता को। उसके बाद में कि यहाँ पर मानसूनी आपकी जलवायु थी, द्वितीय सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र बिल्कुल थी, दोनों साइड पाई जाएंगी यही चीज़ें। ये देखिए, इसे आप उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। इसके बाद में ये कौन सा आता है, आपका उष्ण कटिबंध आ जाता है। ये कौन सा आ गया, आपका शीतोष्ण कटिबंध आ चुका है, और इस शीतोष्ण कटिबंध के ऊपर आता है शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध में आप शीतोष्ण कटिबंध के बाद में जो शीत कटिबंध आता है, इस शीत कटिबंध में आपके सर्व से कम जैव विविधता पाई जाती है। ये बात हो गई थी हमारी। तो देखिए आपकी पर्यावरणीय प्रवणता क्या होगी कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आने पर, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर क्या कहलाता है, आपका पर्यावरणीय प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्यावरणीय प्रवणता कहलाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यह है कि पर्वत की चोटी पर आपको जैव विविधता नहीं दिखाई देती, पर्वत की घाटी में आपको क्या दिखाई देती है, जैव विविधता दिखाई देती है। ये क्लियर हो चुका है आप सभी का। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम देखते हैं कि आपकी जैव विविधता का खतरा किन किन से है, थ्रेट किन किन से है। ठीक है, कंप्लीट है ये। ओके देन, अब आगे लिखिएगा जैव विविधता को खतरा। क्या लिखना है आपको, हेडिंग डालनी है थ्रेट फॉर बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को खतरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैव विविधता को जो खतरा है आपका, बड़ा छोटा टॉपिक है ये, जैव विविधता को खतरा। तो देखिए जैव विविधता को खतरा किन किन से है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट जो है वो क्या, आपका जलवायु परिवर्तन हो सकता है, आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में जितनी बढ़ती जा रही है वो ग्रीन हाउस गैसें, तो वो प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा भी बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, और इसके कारण जैव विविधता को खतरा है। दूसरा, आपका जितना भी वायु जल प्रदूषण है वो क्या आपकी जैव विविधता के लिए खतरा है, बिल्कुल है। आपका ध्वनि प्रदूषण भी इसके अंतर्गत आ जाता है, आपका मृदा प्रदूषण भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है आप सभी को। अगला देखिए, आप जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हो,
क्या कर रहे हो, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हो, वो भी आपकी जैव विविधता को क्या पहुंचा रहा है, खतरा पहुंचा रहा है। ठीक है, अब देखिए सरकार ने क्या किया है, या फिर आपका जो वर्ल्ड लेवल पर वो आपका वैश्विक समुदाय जागरूक हुआ और उसने क्या किया, 1988 में एक वैज्ञानिक आए नॉर्मन मॉयर, क्या नाम था इनका, नॉर्मन मॉयर इनका नाम था, और ये वैज्ञानिक आए। इन वैज्ञानिक ने क्या कहा कि वैश्विक स्तर पर जो सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं उनको किस में बांटा जाना चाहिए, हॉट स्पॉट रीजन में, किसमें, हॉट स्पॉट क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इस हॉट स्पॉट क्षेत्रों को पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए आपका जो भारत है, आपका जो अपना कंट्री है, अपना जो कंट्री है नाम क्या है भाई, भारत है। ये भारत जो है, ये भारत विश्व के मेगा डाइवर्सिटी रीजन में आता है, बहुल जैव विविधता वाले क्षेत्रों में आता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि भारत में जैव विविधता तो बहुत पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। देखिए यहाँ पर हॉटस्पॉट की जो अवधारणा है वो क्या है, तो इस भारत को जो मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र में स्थित है आपका, इस भारत में भी हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करे गए। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि ये हॉटस्पॉट क्षेत्र होते क्या हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हॉटस्पॉट क्षेत्र जो होते हैं आपके, हॉटस्पॉट क्षेत्र की अवधारणा 1988 में वैज्ञानिक का क्या नाम था, नॉर्मन मॉयर, या मायर भी आप इसे लिखते हो, और इन नॉर्मन मायर्स भी कहते हैं कई लोग, इन्हें नॉर्मन मॉयर भी कहते हैं। इन नॉर्मन मॉयर के द्वारा ये अवधारणा दी गई हॉटस्पॉट की, और इन्होंने ये कहा कि जैव विविधता युक्त वे क्षेत्र हैं, जैव विविधता युक्त क्षेत्र हैं, लेकिन इन्होंने दो कंडीशन रखी। वो दो कंडीशन क्या है, देखिएगा ध्यान से, इन्होंने दो कंडीशन रखी, और दो कंडीशन में पहली कंडीशन आपकी ये है, जैव विविधता युक्त क्षेत्र है, मेगा डाइवर्सिटी रीजन है। इन्होंने ये कहा कि ये जो पहली अवधारणा ये है कि उस क्षेत्र में स्थानीय प्रजातियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1500 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1500 होनी चाहिए। ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है। स्थानीय प्रजातियों का मतलब क्या, वो उस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र को आप हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करने वाले हो, उस क्षेत्र की वहाँ की देशज प्रजातियाँ होनी चाहिए, उसी की बिल्कुल वही डेवलप होना चाहिए। जैसे पबजी गेम आपका कहाँ का है, दक्षिण कोरिया का है, बिल्कुल है। तो इस पबजी गेम जो दक्षिण कोरिया का है, चाइना ने भी इसकी प्रॉपर्टी लगाई, लेकिन इसका मूल कहाँ है, ये स्थानीय प्रजाति कहाँ की है, ये कोरिया की है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। तो ये चाइना में डेवलप हुआ, भारत में भी ये बहुत ज़्यादा खेला जाता है। तो ये पबजी गेम जो आपका कोरिया का है, तो ये स्थानीय प्रजाति कहाँ की होगी, कोरिया की होगी। अब यहाँ पर देखिए, स्थानीय प्रजाति का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, किस प्रकार से स्थानीय प्रजाति होती है, वहीं की देशज प्रजाति क्या कहलाएगी, स्थानीय प्रजाति कहलाएगी। क्लियर है। उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 1500 होनी चाहिए। नंबर 2 इन्होंने जो शर्त रखी वो क्या थी कि वहां की कम से कम या लगभग 70% प्रजातियां खतरे में हो। मतलब क्या है, मतलब वो विलुप्त होने की कगार पर होनी चाहिए। कितनी प्रजातियां, 70% प्रजातियां। उस क्षेत्र को आप क्या घोषित कर सकते हैं, हॉटस्पॉट क्षेत्र। हॉटस्पॉट क्षेत्र का मतलब क्या है, उसको आप विश्व के मानचित्र पर एक विशेष अवस्थिति दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ पर इतनी ज़्यादा जैव विविधता है, इतनी ज़्यादा यहाँ की स्थानीय प्रजातियाँ हैं, कहीं और से नहीं आई ये प्रजातियाँ, यहाँ की स्वयं की है, पहले की है, पुरानी है, यहाँ की प्राचीन नूतन ये है आपकी जो प्रजातियाँ हैं वो है। लेकिन फिर भी यहाँ पर 70% प्रजातियाँ क्या है, खतरे के निशान से ऊपर है। यहाँ की जो 70%
99% प्रजातियां हैं वो खतरे में है। तो क्या आप इस रीजन को विश्व के पटल पर नहीं लाना चाहेंगे? बिल्कुल लाना चाहेंगे। इन प्रजातियों के बारे में पूरे विश्व को बताना चाहेंगे। तो ये नॉर्मन मॉयर ने 1988 में इस हॉटस्पॉट प्रजातियों की घोषणा करी। ठीक है, जिस टाइम पर इन्होंने बताया था 1988 में, उस टाइम पर कुल प्रजातियां जो कुल हॉटस्पॉट क्षेत्र थे 1988 में, कुल हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने थे आपके? 1988 में कुल हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने थे आपके? 25 थे। कितने थे? 25 थे। वर्तमान में कितने हैं ये? तो वर्तमान में है ये कुल हॉटस्पॉट क्षेत्र आपके 35। कितने हैं? 35 रीजन है एंड इन 35 में से 4 किस में है? आपके भारत में है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि विश्व में इतने ज़्यादा देश होने के बाद में भी इतना छोटा सा क्षेत्रफल वाला देश है आपका भारत, उसमें भी 4 यहाँ से हॉटस्पॉट क्षेत्र लगा दिए। ठीक है, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर ये 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र जो आपके भारत में है वो बताते हैं आपको कौन कौन से हैं। क्लियर हो चुका है ये आपका? ठीक है, अब देखिए ये हॉटस्पॉट क्षेत्र, तो बात करते हैं किसकी? भारत की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? भारत की बात करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रही हूँ भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र। क्या लिख रही हूँ? भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र। और ये भारत में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र है उनकी बात करते हैं। नंबर 1 है आपका क्या? पूर्वी हिमालय। नंबर 1 कौन सा है आपका? पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय आपको पता है कहाँ कहाँ है? आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वहाँ पर क्या है आपका? पूर्वी हिमालय। और वो किस में आता है? हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है। नंबर 2 है आपका पश्चिमी घाट। नंबर 2 कौन सा है आपका? वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है। और ये वेस्टर्न घाट में आपका केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, गोवा का कुछ क्षेत्र, पांडुचेरी आपका, ये जो जिले हैं, ये जो राज्य हैं, ये सारे स्टेट इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 पर देखिएगा इंडो बर्मा क्षेत्र। नंबर 3 पर क्या है? इंडो बर्मा क्षेत्र है। और इस इंडो बर्मा क्षेत्र में, बर्मा किसको बोलते हैं भाई? म्यांमार को बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, याद आ गया? बर्मा पहला पुराना नाम है। 1930 से पहले इस म्यांमार को क्या कहा जाता था? बर्मा कहा जाता था। और इस बर्मा का इंडो बर्मा जो क्षेत्र है, मतलब आपके जो कुछ राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं, उन राज्यों में ये आ गया आपका इंडो बर्मा क्षेत्र। नंबर 4 पर है आपका सुंडालैंड क्षेत्र। नंबर 4 पर क्या है? सुंडालैंड क्षेत्र। और आप सोच रहे होंगे कि सुंडालैंड क्षेत्र में, भाई सुंडालैंड तो आपका इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में है, तो भारत में कौन सा भाग इसका है? तो भारत का जो निकोबार द्वीप है, जो आपका प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है, नाम क्या है? निकोबार द्वीप। ये निकोबार द्वीप किस में आता है? आपका सुंडालैंड क्षेत्र में आता है। ठीक है, प्रवाल भित्ति के बारे में भी हम बहुत सारी जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो भारत के ये 4 आपके हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। देखिएगा बच्चों, आप सभी को जुड़े रहना study.com से। यहाँ पर निरंतर क्लासेस चल रही हैं आप सभी की, आपकी साइंस की, पॉलिटी की, मैथ्स की, रीजनिंग की, राजस्थान जीके की, जितनी भी क्लासेस हैं वो लग रही है। बाकी और क्लासेस भी आने वाले दिनों में लगने वाली है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार का जो स्टडी मटेरियल है आपका, वो बिल्कुल निःशुल्क आपका फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? आप सभी को शेयर करना है। ठीक है, तो आने वाली क्लासेस में देखिए बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पढ़ने वाले हैं वन रिपोर्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? वन रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं आपकी भारत की और राजस्थान की। उससे भी पहले हम पढ़ेंगे आपका जो बायोस्फीयर को, आपका जो जैव विविधता को संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं। स्वस्थानीय संरक्षण है, कुछ बाह्य स्थानीय संरक्षण है, वो सारे संरक्षण हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि भारत में नेशनल पार्क कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो सारे पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं कि आपके भारत में क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, आपके राजस्थान में भी क्या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। बिल्कुल भारत और राजस्थान दोनों की जैव विविधता को बिल्कुल अलग अलग डायमेंशंस में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मुझे यही धन्यवाद दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।